व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं पहले एक वीडियो में बताया था कि मैंने IG1 का ऑलरेडी डाला है। IG2 का भी जो एग्जांपल होता है, किस तरीके से IG2 के लिए प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से IG2 बनाना है, ये जो रिस्क असेसमेंट होता है रिम्बोश IGC का, इसको किस तरीके से क्लियर करना है, उसके बारे में मैं बिल्कुल ही डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ये मैंने पहले बताया था। तो आ गया हूँ आपके लिए वही वीडियो लेकर के IG2 का, जिसमें आप लोगों को IG2 का जो ये 4 मेन पार्ट है वो चारों पार्ट को पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि ये 4 पार्ट क्या होता है IG2 में, और उसको किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, किस तरीके से लिखना है, वो सारा कुछ आज के वीडियो में होने वाला है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो 4 पार्ट है वो क्या है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 ये है बैकग्राउंड। ठीक है, पहला पार्ट है बैकग्राउंड। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है जिस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा पार्ट हो गया रिस्क असेसमेंट। तीसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 एक्शंस विथ जस्टिफिकेशंस। ओके, तो यहाँ पे चलिए आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 को जस्ट सिंपल तरीके से समझ लीजिए। ये है 3 एक्शंस विथ जस्टिफिकेशन। चौथा पार्ट है वो पार्ट है कम्युनिकेशन एंड चेक का। ठीक है, ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये चौथा पार्ट है रिव्यू, कम्युनिकेशन एंड चेक, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है इस IG2 में। अब ये चारों पार्ट में क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, मैं आप लोगों को बहुत सरल से वर्ड में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो पार्ट 1 बताया मैं, बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड क्या है, जब आप IG2 पेपर बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक कंपनी गेस करना होता है। अब वो कंपनी या तो रियल में एग्जिस्ट करता हो या फिर नहीं करता हो। आप अपने एक मर्ज़ी से, अपने मन से एक कंपनी बनाइए। उस कंपनी में यहाँ पे देखिए सब कुछ डाला रहता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दीजिए जैसा मैं बनाया हूँ। साइट लोकेशन है, ये भी मैं बनाया हूँ। कितने वर्कर आपकी कंपनी में है जिसका बना रहे हैं रिस्क असेसमेंट, वो भी मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है उस कंपनी का, कि कंपनी कहाँ पे है, इस कंपनी का काम क्या है, कितने वर्कर्स काम करते हैं, क्या ड्यूटी आवर्स है, क्या वर्क शिफ्ट है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन दिस रिस्क असेसमेंट। ठीक है, मतलब कौन कौन से एरिया को आप अपने रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ जिस साइट का नाम डाला हूँ वहाँ का जो ले डाउन एरिया है, साइट है, ठीक है, स्टोर रूम है, ये सब मैं वहाँ पे डाला हूँ। उसके बाद में इसके अलावा भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे डाला हूँ कि सेफ्टी मैनेजर है जो कि रिपोर्ट करता है डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को, जो कि फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर को देखने के लिए साइट पे या इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है यू शुड एम टू कंप्लीट दिस सेक्शन इन 100 to 200 वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है ये पार्ट नहीं है, बल्कि ये पार्ट 1 ही का है एक हिस्सा। उसमें आपको 200 वर्ड के अंदर में आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, ये सारा कुछ कि आप जो रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, ये रिस्क असेसमेंट का सोर्स क्या है, आप कहाँ पे जा कर के ये रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, आप कहाँ से हज़ार्ड लिए हैं। ठीक है, इससे पहले आपने क्या किया था, रिस्क असेसमेंट करने के बाद में आपका क्या प्लान है, ये सारा कुछ यहाँ पे डालना होता है। जैसा कि मैंने डाला है यहाँ पे आप लोग ये चेक कर सकते हैं। तो आप लोग जब भी अपने हिसाब से एक रिस्क असेसमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे आप इसको उससे मैच करके अपने हिसाब से जो समझ में आता है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको कॉपी नहीं करना है। जैसा कि मैं पहले बोल रहा हूँ, कॉपी करने से बहुत नुकसान होने वाला है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में आएंगे। जैसा कि बोला पार्ट 2 मतलब रिस्क असेसमेंट, यहाँ पे रिस्क असेसमेंट बनाना है। अब रिस्क असेसमेंट बनाने में याद रखिए टोटल 13,000 डालना है। ठीक है, मैक्सिमम 13 और मिनिमम 10। ठीक है, तो 10 आपको डालना है मिनिमम, या फिर आप 13 भी डाल सकते हैं, 10 to 13। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है
कि ये रिस्क असेसमेंट जो बना रहे हैं इसके अंदर जो हज़ार्ड कैटेगरी है और हज़ार्ड है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है। हज़ार्ड कैटेगरी क्या है और हज़ार्ड क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ हज़ार्ड कैटेगरी क्या है। हज़ार्ड कैटेगरी निबोश के गाइडलाइंस के हिसाब से आप जब जाएंगे उसके वेबसाइट पे या फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो भी आपको दिया होगा, वहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा मालूम होगा 9-10 तरीके का एक हज़ार्ड कैटेगरी है, तो उनमें से ही लेना है, ठीक है। और मिनिमम 5 कैटेगरी को लेना ही लेना है, ठीक है, उससे कम आप नहीं ले सकते हैं। तो ये वर्किंग एट हाइट हो गया, ये हज़ार्ड का कैटेगरी आ गया। उसके बाद जो हज़ार्ड है वो मैं यहाँ पे डाला हूँ। हज़ार्ड क्या है, ये एक तरीके से इनकम्प्लीट इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन हार्म्ड हो सकता है, तो हार्म्ड किसको होगा, जो बंदा ऊपर में काम कर रहा है या फिर जो बंदा ऊपर जाएगा, चाहे वो सुपरवाइज़र हो या कोई भी हो, अगर वो इनकम्प्लीट स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो बंदा ऊपर से नीचे गिर सकता है। तो ये इसमें मैंने डाला है। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है वहाँ पे क्या है कि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए या रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, तो वो यहाँ पे डाला गया है, ये मैं यहाँ पे डाला हूँ। उसके अलावा जब आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं तो इसके अलावा आपने और क्या प्रिकॉशन या कंट्रोल मेजर डाला है वो यहाँ पे डालना होता है, जैसा कि मैं डाला हूँ, ठीक है। उसके बाद एक तरीके का एक कॉलम आता है जिसमें टाइम स्केल और फर्दर एक्शन, ऐसा भी करके फर्दर एक्शंस टू बी कम्प्लीटेड, तो ये एक कॉलम होता है। यहाँ पे आपको डे डालना है कि कितना दिन के अंदर का आपका ये टारगेट है कि ये फर्दर जो कंट्रोल मेजर है उसको इम्प्लीमेंट करें, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद लास्ट जो कॉलम है इसमें डालना है क्या है कि ये जो काम, ये जो फर्दर कंट्रोल मेजर है इसके लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वहाँ पे जैसा कि मैं डाला हूँ प्रोजेक्ट HSE मैनेजर या HSE इंजीनियर, तो ये लोग की पर्सनल है या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों का नाम डालना होगा। ठीक उसी तरीके से अब दूसरा हज़ार्ड मैं डाला हूँ कन्फाइंड स्पेस, ये हज़ार्ड कैटेगरी है, ये भी निबोश के हिसाब से है हज़ार्ड कैटेगरी, तो उसी हज़ार्ड कैटेगरी को मैं यहाँ पे डाला हूँ। अब उसके अंदर में हज़ार्ड क्या है, तो टॉक्सिक गैस है, फ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, ये सारा कुछ हज़ार्ड है। फिर से हम यहाँ पे आएंगे हु माइट बी हार्म एट हाउ, मतलब किसको नुकसान हो सकता है और कैसे नुकसान हो सकता है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे मैं डाला हूँ। आप लोगों को भी सेम डालना है, बट कॉपी करके नहीं डालना है, अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा करके डालना है। व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, तो ऑलरेडी क्या इम्प्लीमेंट किया गया है कंट्रोल मेजर वो यहाँ पे डाला गया है, फर्दर क्या आपको डालना है वो यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। उसके बाद इसका टाइम स्केल क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, जो इमीडिएट है उसको इमीडिएट करना है, अगर कुछ 3 दिन का टारगेट है, 5 दिन का टारगेट है, वो सारा कुछ इसमें डाल करके सेम टू सेम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को डाल देना है। इस तरीके से हम लोग पार्ट 2 यानी कि रिस्क असेसमेंट वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। लेकिन ये याद रखें कि जो भी आप कंट्रोल मेज़र डालते हैं वो कंट्रोल मेज़र बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर वर्क एट हाइट का है तो उसी के हिसाब का कंट्रोल मेज़र होना चाहिए, वहाँ पे आपको कुछ भी हज़ार्ड या उसका कंट्रोल गलत नहीं डालना है। पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 क्या है, यहाँ पे सबसे पहला तो रीज़न आपको देना है कि ये सब जो रिस्क असेसमेंट बनाया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को ये डालना होगा, जाहिर सी बात है हम लोग इतना कुछ करते हैं, सबसे पहला अपने वर्कर की सेफ्टी के लिए मोरली, मतलब हम लोग इंसान हैं, हमारी इंसानियत है कि हम अपने वर्कर को चोट ना पहुंचने दें, ये मोरल में आता है। उसके बाद जनरल लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स भी होता है, जिस तरीके से जिस कंट्री में काम चल रहा है उस कंट्री का क्या लॉ है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेबर लॉ उसका क्या वहाँ पे कन्वेंशन है या रिकमेंडेशन है उसको भी फॉलो करना है। फिनेंशियल आर्गूमेंट्स भी है, यानी कि अगर एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके वजह से एक कंपनी को कितना नुकसान होता है, ये सारा कुछ आपको डालना है, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट से फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर आपको डालना है क्या चीज़, जस्टिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 3 एक्शन का जस्टिफिकेशन दिखाना होता है, मतलब आपने जितना भी कंट्रोल मेजर लिया है अपने रिस्क असेसमेंट में उसमें से कोई भी 3 कंट्रोल मेजर का एक्शन बताइए और उसका जस्टिफिकेशन बताइए कि कौन सा एक्शन आप ले रहे हैं और वो उसका जस्टिफिकेशन मतलब क्यों वो ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको वहाँ पे बताना है।
तो मैंने यहाँ पे जैसे एक इस्काबा का डाला है। इस्काबा मतलब ये होता है जब भी कन्फाइंड स्पेस में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है, टॉक्सिक गैस हो सकता है, वहाँ पे फ्लेमेबल गैस हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ये ऑक्सीजन डिफिशियंसी और टॉक्सिक गैस के लिए यूज़ करते हैं इस्काबा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस, ठीक है। तो ये मैंने डाला कन्फाइंड स्पेस कैटेगरी में, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कहाँ कब यूज़ करना है इस्काबा और कहाँ पे यूज़ करना है, और इसका लीगल आर्गूमेंट क्या है वो भी मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। जैसा कि लेबर लॉ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है, उसके हिसाब से कौन सा कन्वेंशन में है, कौन सा रिकमेंडेशन में है, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे डाला हूँ। तो आप लोग भी अगर कुछ करते हैं, जो भी अपना एक्शन डाल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको उसका जस्टिफिकेशन करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका लाइकलीहुड और सीवियरिटी हुड का जो एक चार्ट होता है जिसको हम लोग रिस्क मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उसके हिसाब से क्या है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जस्टिफिकेशन दूसरे नंबर का देना है। जैसे यहाँ पे मैंने फुल फेस फिटेड स्प्रेटर डाला है, ठीक है। ये स्प्रे पेंट के लिए डाला है हजार्डस सब्सटेंसेस में। ये भी एक निबोश का हजार्ड कैटेगरी है, हजार्डस सब्सटेंसेस। तो उसी के अंडर में मैंने ये एक पीपी डाला है, जो मेरे को लगा कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में क्या कन्वेंशन और रिकमेंडेशन देता है, उसको भी मैंने डाला है पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद ठीक मैं तीसरे नंबर पे आया हूँ। तीसरे नंबर में इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान और फर्स्ट एड के बारे में बताया है, क्योंकि वर्क एट हाइट पे काम होता है, तो इसका मैंने लिया है वर्क एट हाइट हजार्ड कैटेगरी से। तो वहाँ पे आप लोग देख करके आपको जो भी अच्छा लगता है, जो आपको मेन इम्पॉर्टेंट आपके अपने रिस्क असेसमेंट IG2 में लगता है, उसको आपको डालना है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो भी कुछ आप डाल रहे हैं कंट्रोल मेजर, उसका एक लीगल आर्गूमेंट होना चाहिए, मतलब कहाँ पर उसको बोला गया है। या अब ये जो लीगल आर्गूमेंट है वो आप या तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं, या फिर आपका जो कंट्री है उस कंट्री के लेबर लॉ से ले सकते हैं, या फिर जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी का लॉ क्या कह रहा है, उस कंपनी का गाइडलाइंस क्या कह रहा है, उसके हिसाब से भी आप वहाँ पे पॉइंट डाल सकते हैं। जैसा कि मैं सऊदी अरामको के हिसाब से बनाया है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है ILO पूरी दुनिया में फॉलो होता है, तो मैंने ILO को भी वहाँ पे डाला है, ठीक है। तो आप किस प्रोजेक्ट के हिसाब से बना रहे हैं उसका वहाँ पे डाल सकते हैं। लास्ट में होता है पार्ट 4 रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक, यानी कि आपने जो रिस्क असेसमेंट बना दिया है वो रिस्क असेसमेंट कब तक के लिए वैलिड है, कितने दिन के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, कितने दिन के बाद इसको फिर से चेंज किया जाएगा, किस किस कंडीशन में चेंज किया जाएगा, कैसे करके ये लोगों तक रिस्क असेसमेंट पहुंचाया जाएगा, और फिर दोबारा कब इसको चेक करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे डालना होता है पार्ट 4 में। तो वो मैंने यहाँ पे डाला है, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो भी कुछ बताया IG2 के बारे में, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है या कुछ क्वेरी है या क्वेश्चन है, तो आप मुझसे दिए गए लिंक पे क्लिक करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको क्वेरी होगी, आपका क्वेश्चन होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का आंसर दूँ।